वेबसाइट www.yourimaginatelife.com पर हमारा 18 दिसंबर को प्रोमो वीडियो अपलोड हो चुका है। जैसा कि वेबसाइट पर हमारा शेड्यूल भी है कि वीक में संडे में जनरल नॉलेज क्लासेस हुआ करेगी। तो आज संडे है, तो आज हमारा पहला प्रोग्राम जनरल नॉलेज लेके हम लोग आए हैं आप लोग। तो जैसा कि हम बता दें, उसके जनरल नॉलेज के 6 व्यू हैं। मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ और आप ध्यान से सुनिए। पहला व्यू है हमारा वीकली न्यूज़, इस सप्ताह की खबर। जो भी इस हफ्ते खबर रही है वो हम नीरज सर द्वारा बताएंगे। सेकंड व्यू हमारा न्यूज़ ऑफ कैंडिडेट। कैंडिडेट कुछ महत्वपूर्ण जानकारी से संबंधित अपने विचार रखेंगे। जैसे कि कोई भी कैंडिडेट, जैसे कि आप या कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपको लगती है कि इस पे बात होनी चाहिए, जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उस पर हम बात रख सकते हैं, विचार। हमारा थर्ड व्यू है क्वेश्चन ऑफ कैंडिडेट। कैंडिडेट द्वारा पूछे गए क्वेश्चन। आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी से भी, इनसे आप इनसे। तो हमारा फोर्थ व्यू है क्वेश्चन ऑफ योर इमेजिनेट लाइफ। इसमें वेबसाइट द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कि वेबसाइट जो क्वेश्चन अप्लाई करती है वो पूछे जाएंगे। नंबर 5 हमारा व्यू है टुडेज टॉप। हर सप्ताह किसी महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी वेबसाइट द्वारा। इस पे वही बात हुआ करेगी जो बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करेगी पूरे हफ्ते की। हमारा 6 व्यू है जीडी, ग्रुप डिस्कशन, जिसका आज का मुद्दा है क्या देश को आगे बढ़ाने में अहिंसावादी नीति कारगर सिद्ध होती है या नहीं। तो अब अपने हम शो की तरफ आगे चलते हैं। मैं नीरज सर से अनुरोध करूंगा कि वो शो को आगे बढ़ाएं। इस हफ्ते की न्यूज में है दिल्ली सचिवालय में सीबीआई का छापा। एएपी आम आदमी पार्टी के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के ऑफिस पर छापा मारा गया। सीबीआई के द्वारा छापा हुआ, जिसमें उनके रिकॉर्ड्स की जांच पड़ताल की गई। हालांकि केजरीवाल इससे काफी नाराज है। आगे है, देश में पहली बार यूपी में लोक आयुक्त सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है इस बार कि उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि ये लोग लोकायुक्त नहीं बना पाई यूपी सरकार, इसलिए उन्होंने लोकायुक्त अपनी तरफ से नियुक्त किया है। और यह पूर्व जज वीरेंद्र सिंह, ये पूर्व जज वीरेंद्र सिंह है। आप नोट कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से आप लोग कॉपीज लेकर आया करें और उसमें नोट किया करें जो मेन न्यूज़ है, तो अच्छा रहेगा। तो पूर्व जज वीरेंद्र सिंह को नए लोकायुक्त नियुक्त किया गया है, लेकिन उनकी शपथ टल गई है और वो शपथ 4 जनवरी को होगी। आगे है, केजरीवाल ने डीडीसीए, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, उसके घोटाले में अरुण जेटली से इस्तीफा मांगा है। यहाँ क्रिकेट काउंसिल्स में कुछ ऐसी धांधलेबाजी हुई, ये इसके लिए अरुण जेटली से इस्तीफा मांगा गया। इसके आगे है नेशनल हेराल्ड घोटाला, जो कई पहले हो गया है। इस मामले में श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अदालत में बुलाया गया। पेशी भी हुई कल, लेकिन कल उन्हें जमानत मिल गई। इसके अलावा है प्लांट आवंटन मामले में, एक प्लांट आवंटन पंचकुला, हरियाणा में पंचकुला जगह है, वहां पर पंचकुला में प्लांट औद्योगिक एक लगाया औद्योगिक प्लांट, उसमें घोटाला हुआ है। और उस घोटाले के मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एफआईआर लिखी गई। सऊदी अरब में पहली बार महिला चुनाव जीती। एक नगर पालिका चुनाव में वहां सलमा जो है, सलमा बेगम, वो सऊदी अरब में पहली महिला चुनाव जीतने वाली कैंडिडेट है। काले धन को लेकर स्विट्जरलैंड में कानून संशोधन किया जाएगा। देश में निर्यात 24.43% घटा। यहाँ देश का जो निर्यात चल रहा था इस मौसम के जरिए, मानसून के जरिए, वो 24.43% घटा है। पिछले साल पाकिस्तान में पेशावर में स्कूली बच्चों पर आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया था। पाकिस्तान ने उन 8 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। इसके अलावा है दिल्ली एयरपोर्ट की दर 96% सस्ती होगी। दिल्ली एयरपोर्ट ने, नारायणी हवाई अड्डे ने अपनी दर, जो टिकट दर है, उसमें 96% की कटौती करने की कोशिश की। देश में 5 बड़ी मौतें
यहाँ सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, ध्यान दीजिए, सेंट्रल फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट एक यहाँ पर ग्रुप है, संस्था चल रही है। इसने बताया है कि देश में 5 बड़ी मौतें, जो भी बड़ी बड़ी संख्या में मौतें होती हैं, उसमें 5 बड़ी मौतों में एक मौत वायु प्रदूषण द्वारा होती है। ये हमारे लिए शोचनीय है। अब एड्स का टीका तैयार किया जाएगा। पल्स पोलियो की तरह एक एड्स का टीका भी तैयार करने की सोच रही है, जो आगे लागू हो जाएगा। सिंगापुर में गुटखा और खैनी पर प्रतिबंध लगाया गया। अब वहां पर उसकी बिक्री पर और उसके उत्पादन पर रोक लगा दी गई है। टाइप 1 मधुमेह, यानी जो भी डायबिटीज टाइप 1 शायद आप लोग जानते होंगे। टाइप 1 वो डायबिटीज होती है जो आनुवंशिक नहीं होती। हम सब लोग शायद जानते हैं कि जो शुगर होती है, जो डायबिटीज की बीमारी होती है, वो आनुवंशिक है। अगर किसी को डायबिटीज है तो उसके बच्चों को या उसके बच्चों को या उसके रिश्तेदारी में डायबिटीज हो सकती है। लेकिन ये कहाँ से शुरू हुई है तो कोई भी नहीं जानता ना, किसी ना किसी को तो पहले शुरू होगी ही होगी। तो जिसको पहली बार शुरू हुई है उसके लिए एक दवा तैयार की गई है, और वो दवा जो है, यहाँ पर एक आयुर्वेदिक दवा तैयार की गई है, वो है BGR-34। इस दवा का नाम है BGR-34 और ये वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा तैयार की गई है। ये एक आयुर्वेदिक दवा है। प्रवीण गोवर्धन दक्षिण अफ्रीका के नए वित्त मंत्री चुने गए। पहले ऐसे भारतीय, मतलब ऐसे यहाँ से जो इंडिया मूल के हैं, प्रवीण गोवर्धन, वो दक्षिण अफ्रीका के नए वित्त मंत्री हैं। और एक और नई, शायद मेरे ख्याल से बहुत ध्यान नहीं जाता होगा लोगों का, न्यूजीलैंड के झंडे में बदलाव होगा। हम सब लोग जो न्यूजीलैंड का झंडा देखते हैं उस पर स्टार बने हुए होते हैं, शायद नीले रंग के। अब उसमें एक पत्ती बनी हुई होगी। शायद किसी ने न्यूजीलैंड क्रिकेट अगर देखा होगा, देखते होंगे, तो उसमें देखा होगा काले रंग की ड्रेस पर एक पत्ती बनी होती है व्हाइट कलर की। उस पत्ती को राष्ट्रीय ध्वज में भी शामिल किया जाएगा। न्यूजीलैंड ने कहा था कि जनमत संग्रह होगा, उसका चुनाव किया जाएगा, और अगर जनमत चाहेगी तब इस झंडे में बदलाव किया जाएगा। पहले चरण का चुनाव सफल रहा, दूसरा चरण का चुनाव मार्च में होगा, और अगर ये दोनों चरण ऐसे ही पहले वाले की तरह दूसरा भी सफल रहता है तो न्यूजीलैंड का झंडा हमें बदला हुआ देखने को मिलेगा। खाद्य पदार्थों में महंगाई 2 गुना बढ़ी। मौसम के कारण खाद्य पदार्थ जितनी भी वो दाल सब्जी जो है वो दुगनी महंगी हो गई है। नेपाल में मेधावी आतंकवाद चल रहा है। मेधावी आतंकवाद ने नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के काफिले पर हमला किया। 16 तारीख को यह घटना हुई, 16 दिसंबर को। इसके अलावा दिलीप कुमार को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। हमारे जाने माने कलाकार फिल्म इंडस्ट्रीज के, जिन्हें ट्रेजेडी किंग कहा जाता है, उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा राम दशरथ मिश्र, ये हिंदी के कवि हैं, राम दशरथ मिश्र, इनको साहित्य अकादमी से पुरस्कृत किया गया है। इनकी एक कविता थी आग की हंसी। उस आग की हंसी नामक कविता को लेकर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन, ये एक संस्था है। सत्यजीत रे, शायद पता नहीं हम लोग नहीं जानते, सत्यजीत रे कोलकाता के एक प्रोड्यूसर थे। उन्होंने हिंदी फिल्में भी बनाई हैं और काफी फेमस कलाकार रहे हैं। यहाँ के इंडिया के पहले एकमात्र ऐसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर जिन्हें ऑस्कर लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार मिला है, और किसी इंडियन को नहीं मिला है, केवल सत्यजीत रे को मिला है। उनके नाम से एक संस्था चलती है, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन। ये एक सेंटर है जो निर्देशन और एक्टिंग सिखाया करता है। उनकी एक मूवी थी पाथेर पंचाली, उसको इस साल 60 वर्ष हो गए हैं। 60 वर्ष पहले उन्होंने ये मूवी बनाई थी और वो बहुत सफल मूवी थी। उसके 60 वर्ष पूरे होने पर सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन
जो भी समिति कार्यक्रम है वो 2 दिवसीय कार्यक्रम करेगा। इस पर 2 दिन का कार्यक्रम होगा जो उसको सेलिब्रेट करेगा। उत्तर प्रदेश ने पॉलीथीन की बिक्री, रोक और उत्पादन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की बात कही है। अगर कोई उसका उपयोग करता हुआ, कोई बेचता हुआ पाया गया तो 6 महीने की कैद हो सकती है या 5 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। आगे है, मदर टेरेसा को संत की उपाधि प्रदान की जाएगी। मदर टेरेसा जिन्होंने एक चैरिटी की थी और लोगों की हेल्प करना चाहता, उनको संत की उपाधि अब दे दी जाएगी। हमारी एक मराठी फिल्म कोर्ट ऑस्कर के लिए गई थी। 85 फिल्मों में जो ऊपर की 85 फिल्में चुनी गई उससे वो बाहर हो चुकी है। कोर्ट एक मराठी मूवी है जो यहाँ से भेजी गई थी, वो ऑस्कर की दौड़ से बाहर हो चुकी है। हाँ, लेकिन जल तरंग जैसी कुछ क्षेत्रीय फिल्में अभी दौड़ में शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका की फुटबॉल टीम ने रियो में ओलंपिक चल रहा है, होने वाला है, रियो में ओलंपिक में शामिल हो गई है, उसे टिकट मिल गया है, वो रियो के ओलंपिक में फुटबॉल टीम खेलेगी। लेकिन उनकी हॉकी टीम महिलाओं की और पुरुष की दोनों की ओलंपिक से बाहर हो चुकी है, क्वालिफाई नहीं कर पाई। इसके अलावा वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर गेंदबाज मार्लोन सैमुअल, पिछले साल उन पर गेंदबाजी एक्शन पर विचार चल रहा था, उनको ऊपर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसा माना गया कि जब वो श्रीलंका के खिलाफ बॉलिंग कर रहे थे तो उनका बॉलिंग एक्शन थ्रो था। इसके अलावा आगे मैरी कॉम यहाँ की जो मुक्केबाज हैं, उन्होंने कहा है कि अगर ओलंपिक में सफल होना है तो उसके लिए जिद्दी होना जरूरी है। आगे है, भारत 2023 के ओलंपिक की बोली नहीं लगाएगा। उसने कहा है कि उस ओलंपिक के लिए वो अपनी मेजबानी की दावेदारी पेश नहीं करेगा। आगे है सीए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ने, ये पहली बार एक बहुत मजेदार और बहुत नई न्यूज है कि उसने भारत के खिलाड़ी श्रीधर श्रीराम को और माइकल हसी को अपना सलाहकार नियुक्त किया है, क्रिकेट सलाहकार। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई इंडियन खिलाड़ी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट का सलाहकार बनेगा। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को पहला टेस्ट 122 रन से हराया। चौथी पारी में श्रीलंका 405 रन का लक्ष्य पूरा करने में 282 रन पर ढेर हो गई। तो पहला मैच न्यूजीलैंड ने घेर लिया, लेकिन दूसरे टेस्ट में श्रीलंका ने पहली पारी में 292 रन बनाए हैं और उसके मुकाबले में न्यूजीलैंड के 232 रन पर 9 विकेट गिरा दिए हैं। कांटे का मुकाबला, पहला वाला हार चुके हैं लेकिन दूसरा वाला श्रीलंका कांटे की टक्कर दे रही है। कुछ पता नहीं क्या निर्णय होने वाला है, अभी चल रहा है। और अंत में है ऑस्ट्रेलिया दौरे के जो अभी जनवरी में टेस्ट, वनडे और 2020 श्रृंखला होगी, उसमें 2020 के लिए युवराज सिंह को और एक पुराने बॉलर आशीष नेहरा का चुनाव हो गया है। कई साल बाद आशीष नेहरा का चुनाव हुआ है, लेकिन वनडे की टीम से सुरेश रैना बाहर हो गए हैं। ये थी आज की न्यूज़। अपने विचार रखेंगे। आप लोग के पास कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी किसी से रिलेटिव हो तो आप सबके सामने रख सकते हैं। हाँ, तो पहली न्यूज़ लेकर कौन आ रहा है? कौन बोलेगा? किसी के पास इंपॉर्टेंट न्यूज़ बोले या बोले नैन्सी रस्तोगी। हेलो, आई एम हैविंग द न्यूज़। पोषक तत्वों का तत्व खत्म ना करें। हम क्या खाते हैं ये जितना महत्वपूर्ण है उतना ही ये कि हम कैसे खाते हैं। ये देखना ज़रूरी है कि हम जो खा रहे हैं वह शरीर को मिल भी रहा है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि फल और सब्जियों के पोषक तत्व का एक बड़ा हिस्सा कूड़े के डिब्बे में जा रहा है या फिर पकाने में नष्ट हो रहा है। सो इसके लिए हम कुछ पॉइंट्स देना चाहेंगे। हरी पत्तेदार सब्जियों को काटने से पहले धो लें। इनमें पाए जाने वाले विटामिन और मिनरल पानी में घुलनशील
हो जाते हैं। ऐसे काटने के बाद धोने से उनके पोषक तत्व व्यर्थ हो जाते हैं। खाना बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील या एल्युमिनियम के बर्तनों का प्रयोग करें। भोजन को ढंग से पकाएं। इससे समय कम लगता है और वह पोषक तत्व भी नष्ट नहीं होते। भोजन धीमी आंच पर पकाने से उसके पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। जितना संभव हो सके भोजन को प्रेशर। जैसा कि आप लोगों ने सुना, नैन्सी जी ने बहुत अच्छी न्यूज़ दी। क्या अब कोई और दूसरी न्यूज़ लेके आएगा जी? लंबी उम्र से जुड़ी नई जीन की पहचान हुई। शोधकर्ताओं ने लंबी उम्र से जुड़ी नई जीन की पहचान कर ली है। इससे पता चलता है कि शरीर के आनुवंशिकता परिवर्तन में बुढ़ापे और लंबी उम्र से गहरी संबंध होता है। यह खोज स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने की है। शोधकर्ताओं के अनुसार इस खोज से यह पता शोधकर्ताओं से यह जानने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है कि हम 100 साल तक भी जी सकते हैं या नहीं। अध्ययन के अनुसार साधारण लोगों की तुलना में 100 वर्ष की आयु वाले लोगों में रोग अनुपस्थिति होती है। हालांकि पहले के अध्ययन में पाया गया है कि 100 वर्ष के लोगों के स्वास्थ्य के आहार साधारण व्यक्तियों से समान ही होता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के क्रिस्टल फोर्ड और उनके सहयोगियों ने यह दीर्घ आयु वाले जीन की खोज करते हुए एक नए संख्या की विधि की विकास किया है। वेरी गुड। एक न्यूज़ मैं खुद देना चाहूँगा, ये देखिएगा। अब फेसबुक पर भी मिलेंगे अनसुलझे सवालों के जवाब। अक्सर छात्रों को भौतिक, रसायन विज्ञान से जुड़े सूत्र और सवाल काफी परेशान करते हैं। इसी तरह की समस्या के समाधान के लिए फेसबुक पर फिजिक्स कोचिंग क्लासेस और फिजिक्स ग्रुप हैं, जिन पर आप अपने सवाल को डाल दीजिए, उसके जवाब चंद मिनटों में ही मिल जाएंगे। कुछ ग्रुप ऐसे भी हैं जो विज्ञान से जुड़ी सभी तरह की जानकारी फेसबुक पर बताते हैं, वीडियो और ग्राफिक्स से समझाते हैं। फेसबुक ग्रुप पर सवालों को पूछने का तरीका कितना भी अलग क्यों ना हो, उनके जवाब देने का तरीका उतना ही खास होता है। छात्र इस ग्रुप में ब्लैक बोर्ड पर कागज पर या फिर स्कूल में आने वाले पेपर की फोटो खींचकर उस पोस्ट कर देते हैं। कुछ ही मिनटों में वीडियो और ग्राफिक्स के जरिए उसके जवाब दे दिए जाते हैं। वीडियो और ग्राफिक्स से किसी भी सवाल को समझाना काफी आसान हो जाता है। टीचर और एक्सपर्ट की मदद। टीचर, वैज्ञानिक और आईटी से जुड़े जानकार इन ग्रुप का हिस्सा है। जैसे कि इस ग्रुप में कोई सवाल पोस्ट किया जाता है तो ग्रुप के सदस्य जवाब देने लगते हैं। ग्रुप पर हर दिन 50 से 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसकी जानकारी कुछ ही मिनटों में मिल जाती है। पढ़ाई के लिए फेसबुक पेज के लिए मदद। फेसबुक पर एक और जहां ग्रुप के जरिए छात्रों के सवालों के जवाब दिए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर अलग अलग पेज बनाकर विज्ञान की रोचक जानकारी दी जाती है। मंगलयान से जुड़ा कोई अपडेट हो या फिर नासा से मैसेंजर की खत्म होने की कहानी, इस तरह की सारी जानकारी पेज पर डाल दी जाती है। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो उस पेज पर मैसेज भेज दीजिए, कुछ समय बाद ही उस विषय से जुड़ी जानकारी पेज पोस्ट की जाएगी। देखिए, मैं ग्रुप का नाम भी बता दूं, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो उस ग्रुप पे डालिए, आपको जल्द आंसर मिल जाएगा। ग्रुप का नाम है CSIR NET/GRF। CSIR NET/GRF। और दूसरा है केमिकल साइंस। ये पूरा एक ही नाम है, सॉरी, CSIR NET/GRF केमिकल साइंस। थैंक यू। वाह, बहुत अच्छा। ये एक नई जानकारी। और इसके बाद और एक लास्ट कैंडिडेट हमारे बीच, छोटे से कैंडिडेट बैठे हैं। अंश सक्सेना बोलेंगे, बताइए क्या राय है? पथरी से बचाएंगे छोटे छोटे बदलाव। जब उपशिष्ट पदार्थ शरीर से पेशाब के जरिए बाहर नहीं निकलते, तब वे किडनी में ही एकत्रित होकर पथरी का रूप ले लेते हैं। कुछ बातों को समझकर जीवन शैली में सुधार करना इससे बचने में मदद कर सकता है। जीवन शैली में बदलाव। किसी भी पथरी से बचने के लिए अलग अलग तरह के पोषण और जीवन शैली को बदलने की ज़रूरत होती है। इसलिए पहले पथरी की पहचान करें। पथरी के जोखिम को कम करने के लिए ज़रूरी है कि पर्याप्त पानी पिएं। कम से कम 2 से 3 लीटर पानी हर रोज़ पिएं। अगर आप कम पानी पीते हैं तो हर रोज़ 1 गिलास पानी अधिक पीने से शुरुआत करते हुए धीरे धीरे अधिक पानी पीना शुरू करें। कृत्रिम मिठास वाले पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय व कॉफ़ी का अधिक मात्रा में सेवन कतई अच्छा नहीं है। इससे पथरी होने की आशंका बढ़ती है। पेशाब को लंबे समय तक रोके नहीं, पसीने से
निकलने वाले पानी का भी ध्यान रखें। यदि पसीना अधिक आता है तो पेशाब कम होगा। इससे पेशाब के जरिए बाहर निकलने वाले पदार्थों के किडनी में जमा होने की आशंका बढ़ जाती है। अच्छी न्यूज़ जो स्टोन प्रॉब्लम वालों के लिए जिस पर भी बता सकते हैं। और आप लोग यहाँ इस सप्ताह जो भी अखबार से न्यूज़ थी आप लोगों ने कटिंग की, वो न्यूज़ पकड़ी है, कैच की है। अच्छी बात है, अखबार पढ़िए और उसमें से न्यूज़ ये कैच कीजिए जिससे आपके माइंड में रहे बहुत कुछ जानकारी भी। और देव आगे क्या है? जी हाँ, तो अपने चलते हैं तीसरे व्यू की ओर, जिसका प्रोग्राम का नाम है क्वेश्चन ऑफ कैंडिडेट। कैंडिडेट द्वारा पूछे जाएंगे क्वेश्चन। हाँ, तो आप लोग पूछिए। इसमें जो क्वेश्चन आप लोग लेकर आए हों, जो आपकी नज़र में हो, वो क्वेश्चंस इससे आप पूछ सकते हैं। हाँ, तो पहले कौन पूछ रहा है? किधर से शुरू करें? क्वेश्चन स्वाति जी। दूध के उत्पादन के विकास के लिए प्रधानमंत्री ने कौन सी योजना बनाई है, उस योजना का नाम बताइए। दूध के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये एक योजना तैयार की है। वो उस योजना का नाम क्या है? कोई बोल सकता है? दूध परियोजना में भी नो नो हर घर विकास और हर घर दूध। नो नो नो, कोई नहीं, आप ही बताइए। गोकुल योजना। गोकुल 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 ग्राम योजना ये चलाई गई थी और इस योजना के जरिए से दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने का कार्य शुरू किया गया था। नेक्स्ट। पहली बोलती फिल्म कौन सी है? भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? बोले बोले बोले। हाँ, आलम आरा। सही आंसर आलम आरा है। एक बार तालियां। क्या बात है, ऐसा लगा कि जैसे किसी नए बॉलर को लगाया हो गया हो, क्रिकेट मैच चल रहा हो और उसने पहले विकेट गिरा दिया गया हो। और अच्छी शुरुआत, जी बिल्कुल। उम्मीद जीत रहे हैं। और मैं ये बता दूं, सन 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी थी आलम आरा, और उससे पहले हमारे मूक फिल्में बनती थी और यहाँ से शुरुआत हुई थी बोलती फिल्म की। इस फिल्म के डायरेक्टर आर्देशियर ईरानी थे। आर्देशियर ईरानी ने ये पहली फिल्म बनाई थी। और कलाकार के नाम भी बता दूं? जी बिल्कुल। मास्टर विठल इसमें हीरो थे और जुबैदा इसकी हीरोइन थी। मास्टर विठल और हीरोइन का नाम जुबैदा। सन 1931। अच्छी न्यूज़ है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है, ये पूछा गया था क्वेश्चन। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन किसके पास है? बोले। So my question is related to computer science. What is the full form of VLSI? या VLSI की फुल फॉर्म क्या है? बोले। Very large scale integration. एक बार फिर बोल दें, ना आप नोट कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। Very large scale integration. लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक, किसी और के पास और कोई क्वेश्चन? बोले, इधर है शायद। क्वेश्चंस आप भी क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? और कुछ? जी आप ओ जी 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 आप क्वेश्चंस आपके पास। भारत के किस नोट पर गवर्नर के साइन नहीं होते? हाँ, भारत के किस नोट पर गवर्नर के साइन नहीं होते हैं? 1 रुपए के नोट। 1 रुपए के नोट पर। अच्छा, आप जानते हैं 1 रुपए के नोट पर फिर किसके सिग्नेचर होते हैं? सचिव के। सचिव के। और मैं ये भी बता दूं क्यों होते हैं? जी सर प्लीज रिपीट कर दीजिए, हम सुना नहीं। भारत के पूछा था इन्होंने कि किस नोट पर गवर्नर के साइन नहीं होते, तो 1 रुपए के नोट पर गवर्नर के नहीं सचिव के नोट होते हैं, उसके साइन होते हैं। और वो इसलिए होते हैं क्योंकि 1 रुपए का नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नहीं, भारत सरकार द्वारा निर्गत होता है, इसलिए उस पर भारत सरकार के सचिव यानी सेक्रेटरी के साइन किए जाते हैं। सर ये क्यों किए जाते हैं आप बता रहे थे?
जी इसका क्यों सेंड इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि वो नोट जो है वो भारत सरकार अच्छा, द्वारा होता जी, है, जी। और 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 500, 1000 रुपए के नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होते हैं, और गवर्नर जो होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। अच्छा बिल्कुल। या आगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रशिया। रशिया। हाँ, रशिया ऐसा देश है, सोवियत संघ, जो बहुत बड़ा देश है, और वो आधा एशिया में और आधा यूरोप में आता है। नेक्स्ट, और कोई? सबसे बड़ा जी मुगल पीरियड में जिले को किस नाम से पुकारा जाता था? मुगल पीरियड में जिले को किस नाम से पुकारा जाता था? सरकार। सरकार। या you're right. राइट। नेक्स्ट, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर। हाँ हाँ, बोले बोले बोले। हिंद महासागर। नो। हिंद महासागर नहीं है। पैसिफिक ओशन? अटलांटिक, नो नो नो। प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। ठीक, आगे कोई? और किसी क्वेश्चंस वगैरह? ठीक, फिर हम अपने क्वेश्चंस पूछते हैं। हमारा फोर्थ व्यू, क्वेश्चंस ऑफ योर इमेजिनेट लाइफ। वेबसाइट द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस अब आप लोगों के सामने रखे जाएंगे। मैं अनुरोध करूंगा सर आप क्वेश्चन करो। शुरू करूं? आप लोग रेडी हैं? जी सर। यस सर। पहला हमारा ये प्रश्न आता है हिंदी से। हम इस पर अलग अलग विषय पर क्वेश्चंस पूछेंगे, थोड़े थोड़े क्वेश्चन सब विषयों पर पूछे जाएंगे, जिससे कभी आप अगर किसी बड़े कॉम्पिटिशन्स के लिए रेडी होना चाहते हैं तो आपको सभी विषयों पर इक्वल नॉलेज हो जाए। तो पहला हमारा ये प्रश्न है, किस हिंदी लेखक की भाषा में सबसे अधिक उर्दू का प्रयोग होता है? किस हिंदी लेखक की भाषा में सबसे अधिक उर्दू का प्रयोग होता है? बताइए। एक ऐसा हिंदी लेखक है जो अपनी भाषा में उर्दू के शब्दों का प्रयोग करता है और सबसे ज्यादा करता है। कौन है? गैस कीजिए, गैस करके बोले। बोलो बोलो, जो मन में आया है कभी भी दिल में ना रखें, बोले। मोहम्मद जैसी। नो, बोले। प्रेमचंद। या प्रेमचंद। तो प्रेमचंद ऐसे लेखक रहे हैं जो बनारस से रहे हैं और हिंदी के लेखक रहे हैं, लेकिन उर्दू में भी उतना ही ज़्यादा कमान रही है, उतना ही ज़्यादा अच्छे रहे हैं। दूसरा एक क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा किस युग की कवयित्री हैं? महादेवी वर्मा किस युग की कवयित्री हैं? त्रिवेदी युग। नहीं। सर ये छायावादी युग। गुड, छायावादी युग। छायावादी युग में जो नवीन कवि, कई कवि आए हैं, उसमें महादेवी वर्मा का नाम है। आगे चलते हैं। कौन सा इंग्लिश राइटर जानवरों की कहानियां लिखने के लिए प्रसिद्ध है? एक ऐसा इंग्लिश राइटर है जो जानवरों की कहानियां लिखने के लिए प्रसिद्ध है। बड़ी फेमस कहानियां हैं उसकी जो जानवरों पर हैं। वो कौन सा राइटर है? रुडयार्ड किपलिंग। गुड, रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग ने उसने जंगल बुक, रिकी टिकी टेबी जैसी कुछ कहानियां लिखी हैं, उसके लिए वो प्रसिद्ध है। कौन सा है सर? रुडयार्ड किपलिंग। इंग्लिश जासूसी कहानियों के लिए कौन प्रसिद्ध है? इंग्लिश जासूसी कहानियों के लिए कौन प्रसिद्ध है? शर्लॉक होम्स। नो। वॉटसन। नो। अगाथा क्रिस्टी इंग्लिश की राइटर है। अगाथा क्रिस्टी, उनकी एक दो मूवी जैसे पुरानी फिल्म कोहरा वगैरह उनकी जासूसी उपन्यास पर बनी है, और वो जासूसी उपन्यास लिखती थी और फेमस थी, और उनका एक जासूसी उपन्यास के तो कई हजार शो हुए थे स्टेज के लगातार। अगाथा क्रिस्टी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हम सब ने शोले फिल्म देखी है?
मेरे ख्याल से शायद ही कोई यहाँ होगा जिसने शोले फिल्म नहीं देखी होगी। शोले फिल्म सबने देखी होगी। शोले फिल्म किस इंग्लिश फिल्म पर बेस्ड है? एक इंग्लिश फिल्म है जिस पर वो आधारित है, लेकिन शोले फिल्म किस इंग्लिश फिल्म पर आधारित है? बोले। नहीं, कोई नहीं। एक इंग्लिश मूवी थी, अमेरिकन मूवी, नाम था सेवन सैमुराई। सेवन सैमुराई की कुछ लोग कॉपी भी कहते हैं। ये सेवन सैमुराई पर बनी हुई एक फिल्म थी, नाम है सेवन सैमुराई। आगे है, सबसे अधिक मस्जिदों वाला क्षेत्र कौन सा है? सबसे अधिक मस्जिदों वाला क्षेत्र कौन सा है? लक्षद्वीप या लक्षद्वीप सबसे अधिक मस्जिदों वाला नगर है, यहाँ लक्षद्वीप जो इंडिया में पाया जाता है। इसके अलावा है, भारत के किस राज्य की सबसे अधिक सीमा या सबसे बड़ी सीमा दूसरे देशों को स्पर्श करती है? भारत का एक राज्य ऐसा है कि जिसकी बहुत बड़ी सीमा अपने राज्यों से नहीं, विदेशी राज्यों से छूती है। वो राज्य कौन सा है? कश्मीर? नो। श्रीलंका? नहीं, श्रीनगर तो जम्मू कश्मीर में आ गया। गुजरात। गुजरात एक ऐसा देश है जो पाकिस्तान से भी, उधर अफगानिस्तान से भी और इधर सिंध वगैरह के पास से दूसरे देशों से मिलता है। आगे है, सबसे अधिक गानों वाली फिल्म कौन सी है? एक ऐसी हिंदी फिल्म है जिसमें सबसे अधिक गाने थे। हमारे यहाँ बीच के दौर में जब शुरुआती फिल्मों का स्टार्ट हुआ तो उसमें गानों की स्टार्टिंग शुरू हुई और बहुत गाने पड़ते थे, कहीं कहीं 25-30। लेकिन एक मूवी ऐसी थी जिसमें गाने कितने हैं तो बाद में बताऊंगा, पहले आप फिल्म का नाम बताएं कि वो मूवी कौन सी थी जिसमें सबसे अधिक गाने थे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यूथ के लिए भी, मूवी से रिलेटेड करते हैं आजकल। नहीं, एक फिल्म बनी थी इंद्र सभा, और उस इंद्र सभा में सबसे अधिक गाने थे। और आपको जानकर शायद बड़ा वंडरफुल सा, आप आश्चर्य में पड़ जाओगे, उस फिल्म में 75 गाने थे, 75 मूवी का नाम है सर इंद्र सभा? इंद्र सभा। तो सर वो मूवी भी मिनिमम 4-5 घंटे की होगी? नहीं, मूवी तो उसमें ऐसा था, बहुत छोटे गाने थोड़े समय पर डाले गए थे। एक स्टैंडर्ड है उसका? हाँ, वो उस समय ऐसा बना है कि छोटे गाने बनते थे, जैसा 3 और 4 स्टैंजा के बनते हैं, तो उसमें एक स्टैंजा। जैसे एक मूवी आई थी हमारी याद आएगी, उसका एक गाना था, टाइटल सॉन्ग था, उसमें ओनली 1 स्टैंजा था। तो ऐसे भी गाने बने, ऐसे ही उस मूवी में भी छोटे गाने थे और 75 गाने उसमें रखे गए थे। कौन से सन की मूवी से सर ये 40 के दशक में बनी थी, 1943 में। तो ये फिल्म जो थी वो एक अधिक गानों वाली फिल्म थी। ठीक है, एक मैं आपसे स्टेटमेंट बोलूंगा, आपको बताना है कि वो स्टेटमेंट दिया किसने था। स्टेटमेंट है, संसार में मूर्खों की संख्या अधिक है। ये किसने कहा था? संसार में मूर्खों की संख्या अधिक है। अरस्तु? नहीं, प्लेटो? या प्लेटो ने कहा था। प्लेटो का ये कथन था। प्लेटो सोक्रेटिस का शिष्य था और उसने ये लोकतंत्र पर जब बात आई थी, उसने ये कहा था, प्रजा के शासन और प्रजा की बात पर उसने कहा था कि संसार में मूर्खों की संख्या अधिक है। आतिशबाजी को जलाने पर कौन सी गैस निकलती है? हम पटाखे छोड़ते हैं, कोई भी आतिशबाजी छोड़ते हैं, कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड? हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड। जब गंधक को वायु में जलाएं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है और वही गैस बन के निकलती है। क्रिकेट का मक्का किसे कहा जाता है? क्रिकेट का मक्का किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया? नहीं, नो। श्रीलंका? नहीं।
आप कहीं उस पर आंसर पर ही मिसगाइड है शायद, थोड़ा ध्यान देना। क्रिकेट का मक्का नाम किसका है? पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्रिकेट का मक्का किसके लिए कही है, किस कहा जाता है, वो कौन है, वो कोई पर्सन है, क्या है? नो 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 नो, किसी पर्सन के लिए नहीं कहा गया है। किसके लिए कहा गया है? स्टेट से रिलेटेड है सर, किसी राज्य से रिलेटेड। इंग्लैंड के क्रिकेट ग्राउंड लॉर्ड्स को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर हैं जिन लोगों ने 100 रन नहीं बना पाए हैं अपनी एक पारी में। इंग्लैंड का एक मैदान है लॉर्ड्स, उसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। आगे, हाँ, क्रिकेट का मैदान है, इंग्लैंड में है वो, उस लॉर्ड्स जगह है, वहाँ क्रिकेट का मैदान है। उस क्रिकेट के मैदान को क्रिकेट का मक्का कहते हैं। मक्का आप समझ रहे हैं, जैसे सऊदी अरब में मक्का है, उससे क्रिकेट का मक्का बोलते हैं। बटरफ्लाई किस खेल से संबंधित है? बटरफ्लाई शब्द आता है किस खेल से संबंधित है? जैसे क्रिकेट में आप LBW या आप गोल जो कहते हैं वो फुटबॉल में या हॉकी में कह देते हैं। लव आप किसमें? नो, बटरफ्लाई नो नहीं। बहुत सारे गेम निकल आएंगे लगता है। तैराकी, आप ध्यान दे, तैराकी में हम तैरते जी बटरफ्लाई, पंख खुलते हैं, हमारी पोजीशन उसमें बटरफ्लाई रहती है, बटरफ्लाई की पोजीशन रहती है। तो ये बटरफ्लाई शब्द है, इसको हम बटरफ्लाई से हम बोलते हैं, ये तैराकी में बोले जाते हैं। तोताए हिंद किसे कहा जाता है? तोताए हिंद किसे कहा जाता है? नो, थोड़ा सा ट्रैक पर से भटक रहे हैं। नो, अमीर खुसरो, ये दिल्ली सल्तनत पीरियड में अलाउद्दीन खिलजी के समय में एक बहुत बड़ा राइटर, कवि, संगीतकार रहा। अमीर खुसरो इसका बहुत नाम है, इसने तबले वगैरह के बारे में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसके एक दो बहुत अच्छी कव्वालियाँ भी, कुछ नात भी और कुछ गज़लें भी हैं जो बहुत फेमस हुई हैं। तो उनके कारण इसको तोताए हिंद बोला गया। इसकी एक शायद म्यूजिक में जो है उनको ध्यान होगा, एक बहुत अच्छा सा इसकी एक गज़ल कहें, कव्वाली टाइप थी थोड़ी सी, और उसे बहुत सारे सिंगर्स ने गाया है। वो है छाप तिलक सबलीना नैना मोती हीरा मिलाई के, ये बहुत अच्छे से गाया गया और बड़े उस्ताद खान वगैरह कई सारे लोगों ने उसको फिर गाया गया है अलग अलग। ये मूवी में भी बाद में ये गीत पड़ा था, ये उन्हीं की रचना थी, अमीर खुसरो की। स्टार्टिंग उन्होंने ही की थी, मतलब ये गीत लिखा उन्होंने ही था, बाद में लोगों ने बारी बारी से गाया है। सबसे पहले उन्होंने गाया अपने स्टाइल से गाना, अपने स्टाइल से गाया। हाँ, रचना उनकी थी, उन्होंने पहले गाया था, ये लिखा था, उसके बाद लोगों ने ऐसे गाया। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आचार्य JP कृपलानी। नो, एक इंग्लिश गवर्नर जनरल, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 में वहाँ का गवर्नर जनरल रहा, जिस समय भारत ने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया था। और वो बहुत ही शांत प्रिय आदमी था, लेकिन क्या करें,
उससे पहले जो लॉर्ड डलहौजी करके गया था उसका खामियाजा, उसके बाद वो चला गया और जिस समय क्रांति शुरू हुई तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल बनकर आया था। कौन था लॉर्ड? लॉर्ड कैनिंग। तो वो सारा युद्ध लॉर्ड कैनिंग को झेलना पड़ा, जबकि रुष्ट थी पब्लिक लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति से और कई नीतियों से, लेकिन उसको खामियाजा भुगतना पड़ा लॉर्ड कैनिंग को। तो एक 1895 है ना? 1857। किसको आतंकवादी पक्षी के नाम से जाना जाता है? कोई पक्षी है जिसको आतंकवादी पक्षी के नाम से जाना जाता है? एल्बाट्रॉस। नो नो नो। अब सारे पक्षी निकल कर आएंगे रे, क्यों है? लगता है सारे अभी स्पॉट और अब सारे पक्षी। कोई नहीं। कोयल। कोयल अपने एग्स कौवे के घोंसले में रख देती है और अगर वो उसे गिरा दे तो वो अटैक कर देती है। ये दादागिरी है कौवे के प्रति। जी बिल्कुल। एक सलीम अली रहे हैं जिन्होंने पक्षी विज्ञान के जनक जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने पक्षी विज्ञान पर बहुत कुछ बोला है। उन्होंने इन सब के बारे में बताया है कि कैसे कोयल, हम कह देते हैं कि वो कोयल ने कौवे के घोंसले में रखे अंडे, लेकिन वो उसके एक दादागिरी होती है कि वो कौवे के घोंसले में अंडे रखती है और फिर उनको कौवा पालता है। नहीं, कौवे में अकल होती है। लोग अभी तक क्या समझते थे कि कौवे को पता नहीं चलता है। वो मतलब कंफ्यूज रहता है। नहीं, पता चलता है, लेकिन उसे डर होता है। वो आतंकवादी पक्षी है, वरना उसे रहने नहीं देगी कौवे को। दमिश में काम कर रहा है। हाँ, इसीलिए आतंकवादी कहा जाता है, वरना वो उसे रहने नहीं देती वो है। सर निगरानी भी करती होगी। हाँ, नहीं, अगर गिरा दिया तो उस क्षेत्र के कौवों को रहने नहीं देगी वो। सर पता नहीं चल रहा है ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग की कोयल होगी आतंकवादी। हाँ, वो इससे अभी मैंने बताया डिटेल हुआ, इससे पता चलेगा शायद कि वो उसको रहने नहीं देगी। अगर वो उसके एग्स को गिरा देता है घोंसले से तो उसका घोंसला वहां नहीं रह सकता। तो ये दादागिरी है, आतंकवाद है ये। ये तो है। और इसी आतंकवाद से वो अपना काम चलाती है। एक और कथन बोलता हूँ। पुरानी मुद्रा नई मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ये किसका कथन है? पुरानी का। हाँ, ग्रेशम का। You are right. एक ऐसा हुआ, इंग्लैंड में एक महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ। तो महारानी एलिजाबेथ ने एक बार ऐसा देखा कि उनके राज्य में बहुत सारे पुराने सिक्के थे और बहुत खराब हो रहे थे। उन्होंने क्या करा, कुछ नए सिक्के निकाले। जब वो नए सिक्के निकाले तो बाजार में चलन में आए। चलन में आने के बाद उन्होंने देखा कि कुछ समय बाद नए सिक्के बाजार में नजर नहीं आ रहे थे, वो पुराने ही सिक्के थे जो पहले की चल रहे थे। एलिजाबेथ चौंक गई। उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ। तो उन्होंने अपने वित्त मंत्री ग्रेशम को बुलाया। ग्रेशम एलिजाबेथ के वित्त मंत्री थे। तो ग्रेशम ने ये बताया, उन्होंने नियम बताया कि पुरानी मुद्रा नई मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। यानी लोग कई कारणों से पुरानी मुद्रा तो चलन में रखते हैं, नई मुद्रा बचा कर रखते हैं। ये इकोनॉमिक्स का कॉमर्स से रिलेटिव क्वेश्चन मैंने पूछा था। इसमें ये बताया गया है कई बार लोग नई मुद्रा को बहुत अच्छी लगती है इसलिए अपनी तिजोरी में दबा के रख लेते हैं। हर आदमी ये सोचता है उसके पास एक पुराना नोट और एक नया नोट होता है तो वो सबसे पहले पुराना वाला निकालता है। इस बार अगर पुराना वाला रखा रहा तो वो फट ना जाए और जान ना हो जाए, इसलिए वो पुराना वाला नोट तो चलाता है और नया वाला जेब में दबा के रख लेता है। तो मार्केट में क्या दिखता है? पुराना नोट। तो इसीलिए कहते हैं पुरानी मुद्रा नई मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। एक आगे है, इस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? इस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? नो पंचवर्षीय योजना निकलने वाली है क्या आप? कोई नहीं, बोलिए फ्री होकर, कोई बात नहीं। 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। एक योजना दूर है नहीं। कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का यूपी में विकास हुआ था? कौन सा शास्त्रीय नृत्य का यूपी में, उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, उद्भव हुआ है, उत्पन्न हुआ है? कौन सा ऐसा? कथक नृत्य। हाँ, कथक। राइट, जी का कथक यूपी का मतलब एक डांस है
और उसका विकास यहीं पर ही हुआ था। आगे पूछूंगा, भास्कराचार्य द्वितीय किससे संबंधित है, क्यों प्रसिद्ध है? भास्कराचार्य द्वितीय, भास्कराचार्य सेकंड किससे रिलेटिव है, किससे संबंधित है? गणित से, गणित से। और आगे इसके बारे में डिटेल में अभी बाद में बताऊंगा। पहले अगला क्वेश्चन पूछे, लीलावती ग्रंथ, लीलावती ग्रंथ किस विषय पर लिखा गया है? गणित। इस क्वेश्चन से पहचान लिया। भास्कराचार्य एक गणित के पंडित के नाम से जाने जाते हैं। उनकी लड़की का नाम था लीलावती, वो बहुत बड़ी गणितज्ञ थी और शायद सही पहचान लेंगे, लीलावती बहुत बड़ी गणितज्ञ थी और उन्हीं के नाम से, लेकिन लीलावती ने नहीं, भास्कराचार्य ने लिखा था। हाँ, ये मानते हैं कि लीलावती बहुत बड़ी गणितज्ञ थी, लेकिन ये ग्रंथ भास्कराचार्य ने अपनी पुत्री लीलावती के नाम से लिखा था और ये लीलावती ग्रंथ के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये थे आज के क्वेश्चन जिस पर हम बात कर रहे थे। ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, काफ़ी देर बाद मुझे बोलने का मौका मिला है। तो अब चलते हैं अपने सिक्स व्यू की ओर, फिफ्थ व्यू की ओर, टुडेज टॉप। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, हर सप्ताह की किसी महत्वपूर्ण विषय पर वेबसाइट द्वारा जानकारी दी जाएगी। तो इस हफ्ते की जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम अनुरोध करेंगे सर से कि वो आप लोगों को दे। अभी सब लोग जानते हैं कि आगे एक बहुत महत्वपूर्ण डेट आने वाली है। कौन सी? 25 दिसंबर। 25 दिसंबर। क्या हुआ था आप लोग बता सकते हैं? 25 दिसंबर हम या हम उसके लिए मनाते हैं। आज हम बात करते हैं जीसस क्राइस्ट पर। ऐसा था, जीसस क्राइस्ट के बारे में बताऊं, नाइजीरिया में एक लेडी थी जिसका नाम था मरियम गिलेलिया। वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र एक स्त्री थी और उसकी मैरिज नहीं हुई थी, लेकिन ईश्वर की कृपा से वो प्रेग्नेंट हुई और उस प्रेग्नेंट होने के बाद उसकी मैरिज एक दाऊद साम्राज्य वहाँ पर चलता था। दाऊद साम्राज्य में जो यूसुफ था, यूसुफ से उसकी मैरिज हुई। लेकिन मैरिज के बाद यूसुफ जो था वो मरियम को बेथेलम ले आया, जो यहाँ इजराइल में है, अभी जगह है बेथेलम, जानते होंगे शायद आप लोग। वहाँ पर बेथेलम में उस समय एक राजा था, राजा हेरोद एक यहूदी राजा था। उससे पहले क्रिश्चियन धर्म का कोई नाम नहीं था, कोई धर्म नहीं था, केवल यहूदी धर्म था। ये बहुत प्राचीन धर्म है। हेरोद एक निरंकुश राजा था और उसकी निरंकुशता इतनी बढ़ गई थी कि वो अन्याय की परवाह भी नहीं करता था। कभी भी उसने अहिंसा की बात को नहीं माना। उसने अपना शासन निरंकुश रूप से जारी रखा और उसका जब अत्याचार ज़्यादा बढ़ गया तो यूसुफ को बेथेलम छोड़कर जाना पड़ा। यहाँ बेथेलम में मरियम ने शिशु जीसस क्राइस्ट को जन्म दिया और उसके जन्म के बाद उसने धीरे धीरे वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करनी शुरू की। 13 वर्ष से 29 वर्ष तक जीसस क्राइस्ट के बारे में बाइबल में या किसी में भी कोई जानकारी नहीं है। वो कैसे रहा, एक साधारण मनुष्य की तरह उसने अपना जीवन व्यतीत किया। लेकिन 30 वर्ष की आयु के बाद उसने हेरोद के जितने भी अत्याचार थे उसको उसने विरोध में लेना शुरू किया। लोगों को बताया कि ये गलत है, हमें अहिंसा का रास्ता अपनाना चाहिए। उसने जब ये प्रचार करना शुरू किया तो हेरोद डर गया, क्योंकि लोग उसके समर्थक होते चले जा रहे थे। तो उसने क्या किया कि रोमन साम्राज्य, उस समय वहाँ रोमन साम्राज्य चलता था, या रोम में जो थे, लैटिन भाषा आज भी उनकी चलती है, उन लोगों को उकसाया, उन लोगों को बताया और वहाँ से उन लोगों ने क्या किया कि इसका विरोध करने के लिए उसने ईसा मसीह पर अत्याचार करने शुरू किए।
इन्होंने ईसा मसीह को पकड़ा। ईसा मसीह को कोड़ों से पीटा गया और उसकी पीठ पर उसी का ही कॉफिन रखा गया मृत्यु का। और शायद आप कल्पना कीजिए शायद कि कितना पेन कोई सहन कर सकता है जो ईसा मसीह ने सहन किया। उनको कांटों का मुकुट पहनाया गया, उनके सिर से बांधा गया, कोड़ों पर पीटा गया, और वो कॉफिन जिसे हम प्लस कहते हैं, वो प्लस आज हम उसका सिंबल देते हैं, वो एक कॉफिन था। कॉफिन खड़ा किया गया था, उसको पहले सिर पर, उसके कंधों पर यहाँ पर रख दिया गया था और उसे बना दिया गया था। उसके बाद उसको रखवाने के बाद कोड़ों से पीट कर उसको एक प्लस कॉफिन जैसा ही बनाया गया, क्योंकि कॉफिन पर तो ठोक नहीं सकते थे। उस कॉफिन पर ठोकने के लिए एक प्लस का सिंबल लिया गया, उसको उसके हाथ रख के एक लकड़ी की तरह कीलों से उस लकड़ी के प्लस के साथ ठोक दिया गया, पैरों से और हाथों से, और उसको उस प्लस पर लटका कर मरने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन फिर भी वो उस पर इतना सहन करने के बाद कई दिन तक जिंदा रहे, और उन्होंने ईश्वर से कहा कि ये ईश्वर, इसको इसके लिए सजा मत देना, क्योंकि ये नादान है, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इसीलिए शायद ईसा मसीह गॉड हैं, क्योंकि अगर आम आदमी अगर शायद ये होता तो सहन नहीं कर सकता था, मर जाता। उसके बाद जब वो मर गए तो ऐसा बाइबल में माना जाता है उनकी, वो उसके 3 दिन बाद दोबारा जिंदा हुए और वो लोगों के बीच में आए, और आने के बाद उन्होंने लोगों के साथ भोज किया, लोगों के साथ मिले। हम गुड फ्राइडे के रूप में भी उसको मनाते हैं। इस सबको उनको जानकारी के बाद वो उसके बाद फिर 40 दिन बाद वो दोबारा मृत्यु को प्राप्त हुए और स्वर्ग में गए। और ये माना गया कि जो इस क्रॉस को या ईसा मसीह के सिद्धांत को मानेगा वो स्वर्ग में जाएगा, ऐसा माना गया था। तो उसके बाद उनके समर्थकों की संख्या बढ़ी, उनके जितने भी उपदेश थे वो इंजील जिसे बाइबल कहा जाता है उसमें इंक्लूड किए गए, उसमें उनके सारे उपदेशों को बताया गया। और फिर उसके बाद एक नया धर्म, ईसाई धर्म यानी क्रिश्चियन धर्म, उसको मानने वाले कहलाए। ये हमारी जानकारी थी आज की, अच्छी जानकारी आपने हमें दी, इसके लिए थैंक यू। तो अपने चलते हैं लास्ट व्यू की ओर, ग्रुप डिस्कशन। इसके लिए एनर्जी रखें फुल, क्योंकि ये है सबसे इंटरेस्टिंग व्यू। आज का हमारा टॉपिक, हम अहिंसा पर ही बात कर रहे थे, अभी हमारी आज की टॉक भी थी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, क्या किसी राष्ट्र के निर्माण में, उसके विकास में या उसके महान होने में अहिंसावादी नीतियाँ सहायक हैं? Is only the non-violence policy necessary for development, creation of a nation and become great? क्या महान होने के लिए हम उसके लिए क्या हम अहिंसावादी नीतियों को मान सकते हैं? अभी हमने अहिंसावादी नीतियों की बात सुनी, पढ़ी, और हम जो बात कर रहे थे, अब आप बताएं कि क्या किसी देश को महान होने में ये नीतियाँ कितनी सहायक हैं? बात करें, क्या फेवर में है? अहिंसावादी नीति मुझे लगता है ज़्यादा सही है। मेरे हिसाब से तो नहीं है। आई एम इन द अगेंस्ट। मेरे हिसाब से भी नॉन वायलेंस इज नॉट गुड फॉर कंट्री। क्यों मानते हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं, आज के समय में नाउ डेज मैनकाइंड जैसी फीलिंग किसी के अंदर भी नहीं बची है, किसी भी इंसान के अंदर नहीं बची है। मतलब हम यही नहीं कहते कि छोटे शहरों में, मतलब कहीं पर भी, किसी भी विलेज में, किसी भी सिटी में कोई भी किसी की हेल्प करने के लिए जागरूक ही नहीं है। सो दैट इज़ द मेन फैक्ट कि कोई चाहता ही नहीं है कि कोई दूसरा इंसान आगे बढ़े, उसकी हेल्प मतलब करने से पहले उससे जेलस फील हो जाते हैं कि ये आगे बढ़ रहा है तो हम इसे रोक दें।
सो दैट इज़ द मेन पर्पस कि मतलब हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। हमारे अंदर खुद के अंदर जब मैनकाइंड की फीलिंग नहीं है तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि नॉन वायलेंस प्रोग्रेस में है या फिर जो भी है। मैं तो नहीं समझती। बताइए हाँ। अभिल जी। मैं तो नहीं मानता इसको। लोग आज भी दूसरों की सहायता करते हैं और इसके लिए मैं दूसरों को नहीं कहूँगा, अपने आप को कहूँगा। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, यहाँ पे काफ़ी लोगों को देखा है। यहाँ पर क्या मैंने गांव में देखा है, क्योंकि मैं जितना पढ़ा है मैं उसके हिसाब से मानता हूँ अधिकतर जो संस्कृति रह गई है हमारी वो गाँव में रह गई है। शहर में होती है, कुछ जगह पर है, लेकिन लोग इस तरीके से बदल रहे हैं कि उनको सहायता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़रूरत क्या पड़ती है, वो करने नहीं चाहते किसी के। यहाँ पर सबको लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, वो जानते हैं, वो अपने काम के लिए इतने स्वार्थी हो गए हैं कि किसी दूसरे की सहायता नहीं करनी चाहते। लेकिन मैंने अधिकतर शहर की लाइफ भी देखी है और गाँव की लाइफ भी देखी है। दोनों में मैं कंपेयर करके ये कहूँगा अब भी हिंदुस्तान में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो दूसरों की सहायता करने जाते हैं। मतलब कि अहिंसा अब भी बाकी है। बाकी है काफ़ी बड़े। किसी भी देश के राष्ट्र का निर्माण करना है तो अहिंसावादी रहकर ही किया जा सकता है। लोगों में अभी भी दया है, दया की भावना जागरूक है। जी। अगर हम ऐसे ही राष्ट्र का निर्माण करते हैं तो क्यों कारगिल के इतने सारे लोगों को क्यों भर्ती करते हैं, क्यों लड़ते हैं और देशों से? बिना वायलेंस के भी हम हो सकता है तो करते हैं ना, क्यों करते हैं उसको वायलेंस? कहने का मतलब है इनका फिर हम बीएसएफ हटा लें। जी जी। बात अलग है, लेकिन अभी भी अहिंसा लोगों में बची हुई है। वो लोग हमारे सामने नहीं आ पा रहे हैं, हम उन्हें नहीं देख पा रहे हैं, वो बात अलग है। हम ये पॉइंट पर बात कर रहे हैं कि देश के निर्माण में क्या सहायक है या विकास में या किसमें क्या सहायक है। देश के निर्माण के लिए तो अहिंसा ही अगर साथ देगी, अहिंसा लेकर ही हम लोग काम करेंगे तभी बेटर। कैसे कैसे बोले 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 कि अगर हम जैसे ये कहना चाहते हैं कि हम अगर अहिंसा के रास्ते पर चलते हैं तभी हम राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो क्यों इतना बड़ा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है? अगर सबको सजा ही नहीं देनी है, सबको प्यार से समझाना है, नॉन वायलेंस से रहना है, तो ये सब क्यों करते हैं? वेरी गुड। इस बात पर तो कहूँगा मैं, मतलब मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि नॉन वायलेंस सही है या गलत है, लेकिन ये पॉइंट आए कि यहाँ पर कि संविधान बना है उसमें सजाएं बनी है तो अहिंसावादी नीतियों के हिसाब से वो सजाएं नहीं होनी चाहिए। तो जब हम टेररिस्ट को अरेस्ट करते हैं तो हम उसे शोपीस बना के तो रखेंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है जेल में उसे शूट करेंगे या तो उससे दूसरा पॉइंट आया, मतलब चरम सीमा पर आ रहे हैं हमारे जीडी। हाँ बोले बोले, कोई बात नहीं बोले। सिस्टम तो शोपीस बना के रखा जा रहा है ना। कैसे? यही बात तो क्या वो सही है? क्या वो सही है? शोपीस यही बना बात रखना है। चाहिए हमें। जैसे कि अमेरिकन कंट्री, यूरोप कंट्री, वहाँ पे व्यक्ति शूट कर देते हैं, ऑर्डर दे देते हैं कि अगर ये नहीं रुकते हैं या फिर जो भी हो तो शूट कर दिया जाए। यहाँ पे तो शोपीस बना के रखे थे, उससे उगलवा रहे हैं। वो इतनी देर में उसे पॉइजन खा के अपनी सुसाइड कर ली, अब उगलवा लो जो उससे उगलवाने कुछ भी नहीं रहेगा, बैठे रह जाओ। ये देश की सुरक्षा के लिए सही नहीं है। हाँ क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ही पूरी इनक्रेडिबल तरीके से सेफ्टी खराब हो चुकी है। कह रहे मतलब सेफ्टी खराब हो जाती है। अगर सेफ्टी हमें तो नहीं वायलेंस है। करना ही होगा, अगर देश की सुरक्षा करनी है, देश को अच्छे से चलाना है तो अहिंसावादी नीति अपनाना ही पड़ेगी अगर देश को आगे ले जाना है। आप लोगों को कहना है। एक पॉइंट मैं बीच में बोलना चाहता हूँ, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। कि मैं किसी की तरफ से तो नहीं हूँ, लेकिन एक बीच में पॉइंट आती है कि अभी अहिंसावादी नीति है, लेकिन शायद क्या हम इसको भूल सकते हैं कि ईसा मसीह ने, अभी हमने बोला, बहुत बड़ा अहिंसा का संदेश दिया और अहिंसा का संदेश देने के बाद उनके बहुत बड़े समर्थक बने और उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड, अमेरिका जैसे जो आज देश हैं वो क्रिश्चियन कंट्री हैं जो उनके समर्थक रहे हैं, वो देश का निर्माण भी हुआ है। और हमारे देश में निर्माण हुआ है, मैं ये नहीं कहती निर्माण या डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ये बात भी कि वहाँ अमेरिका में लोग समझते हैं कि हमें अपना काम पॉइंट टू पॉइंट समय से लेके करना है। यहाँ इंडिया में तो कोई काम की वैल्यू ही नहीं है। यहाँ पे तो सरकारी काम होते हैं तो 11 बजे का टाइम होता है, लेकिन वो 2 बजे वहाँ पहुँचते हैं। जो दूसरा इंसान होता है खड़े खड़े, वो बेचारा थक जाए, मर जाए, जो भी हो जाए, लेकिन वहाँ अमेरिका में कम से कम ये तो है एटलीस्ट जो काम कर रहे हैं वो टाइम टू टाइम हो रहा है और एकदम मिलता है। यहाँ पे बैंक में जाओ, खड़े रहो, आज अकाउंट नहीं खुलेगा कल खुलेगा, आज कल नहीं खुलेगा परसों खुलेगा, यहाँ तो डरकाते रहते हैं लोग। आपका कहने का मतलब है कि वो जो काम नहीं कर रहे, नहीं आते, उनके प्रति थोड़े से जरा और पक्के हो जाए। तो तो यहाँ के हर लीडर को सख्त हो जाना चाहिए।
हमारे यहाँ एक बहुत क्या बोलूँ, यहाँ कुछ लोग विरोधी भी हैं लेकिन बोलूँ हम महात्मा कहते हैं, वो महापुरुष महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी रहे और उन्होंने कहा कि देश में अहिंसा के रास्ता ही अपनाना चाहिए, तभी कोई देश महान हो सकता है। और कोई देश कितना भी अत्याचार करता है, हमें उसका विरोध नहीं करना चाहिए, हमें उसको मानना चाहिए। सर तो उनके अकॉर्डिंग हमें मतलब जो हमारे पर अटैक कर रहा है हमें उससे कुछ नहीं कहना चाहिए, आओ अटैक करो, तो हमारी ऐसा कौन चलेगा। हम उन्हें इनवाइट करें इसके लिए, मतलब उनके हिसाब से तो हमें करनी नहीं चाहिए लड़ाई वड़ाई, ये पुलिस वगैरह ये सब बेकार है हमारे लिए। डू और डाई भी उन्होंने ही बनाया है। सो डू और डाई में भी से यही मतलब अंतर तो कोई नहीं है कि जैसे आप कह रहे हो कि करना चाहिए, अहिंसा के रास्ते पे चलना चाहिए। डू और डाई मतलब करके मरो तो ज्यादा बेटर है। मतलब कहने का मतलब ये भी है जो कि काम हम करें उसे करने के बाद हम खत्म हो तो बेटर है। अब उसे बढ़ाने से पहले ही हम मर गए तो दैट इज नॉट द वे ना, कि आप किसी काम को मतलब बीच में छोड़ नहीं सकते, जैसे कि सब कहते हैं। ये बहुत से काम ऐसे होते हैं जो प्यार से भी निकलवाए जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर काम के लिए हिंसा की जाए। ऐसे बहुत से होते हैं कि हर आप काम अहिंसा से भी नहीं हो सकता। लेकिन हर बार हिंसा से भी नहीं हो सकता। ये बात मैं बोलना चाहूँगा, जैसे कि नैन्सी रस्तोगी ने कहा है कि जितने भी काम होते हैं हम बैंक में जाते हैं, बहुत से होते हैं यहाँ पे वहाँ पर बैठे हुए होते हैं और बैंक मैनेजर को कह दो या किसी को कभी कभी डांट देते हैं आपको, या फिर कभी कोई कार्य नहीं करते। लेकिन क्या है, उनकी जो पैदाइश या माहौल उनका ऐसा रहा है, अहिंसावादी रहा है। ये भी हो सकता है कि जो लोग पुराने, अधिकतर हमारे देखा है जो युवा लोग नहीं हैं, हमारे जितने भी बैंक हैं या काफी मैं इस बात में हैं, बिल्कुल ऑब्जेक्ट करना चाहूंगी, क्योंकि जो उन्होंने कहा कि उनका जो व्यवहार रहा है वो रहा है उनका अहिंसा में, तो वो अहिंसा में नहीं, वो लेजीनेस में आया जाएगा, क्योंकि वो लेजी हो गए। उन्हें बिल्कुल काम करने की तरीका नहीं पता है। हाँ तो आप ये कहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति लेजी हो गया आप उसको मार के सही नहीं करा सकते बिल्कुल भी। प्यार से करा सकते हो, इसका मतलब अहिंसा इज बेटर। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप अपने माता पिता को कोई भी कार्य नहीं करते, आपका नहीं करते तो आप किसी को मारते हैं, नहीं मारते, किसी बूढ़ों को मारेंगे तो आपका हो सकता है समय के अनुसार इंसान की प्रकृति अलग चेंज होती रहती है। आस्तीन खींचने वाली बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं दिमाग से मारने वाली बात कर रही हूँ। बैंक में वो इंसान बैठा है तो मुझे थप्पड़ जाके नहीं मारूंगी मैं उसे, फिजिकली नहीं कर रही है वो, कि मतलब भाई आप तो इस लायक नहीं हो, या फिर उसे इस तरीके से फील करा दो, पिंच कर दो कि तुम इस लायक नहीं हो, इस पोस्ट पे से हट जाओ। यानी कि आपने कहा तो प्यार से समझा दो उसको, हाँ। प्यार से है ना, प्यार से नहीं, बोली में हिंसा होनी चाहिए, बोली में भी बोली से भी हिंसा हो सकती है, बोली से भी हिंसा हो सकती है, बोली से भी हिंसा हो सकती है। अपने कॉलर खींच मतलब जो भी है थप्पड़ मारो या जो भी है, मतलब अपनी बोल बातचीत से उसे मतलब नहीं, थोड़ा मैं सपोर्ट करूंगा लेकिन मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। अगर कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर रहा है तो उससे पहले प्यार से बातें करें, उसके बाद में आप थोड़ा लाउडली बोल सकते हैं उससे। अगर बोलने के बाद में नहीं कर रहा है तो बोलना पड़ेगा, बाद में बोलना पड़ेगा, सबसे पहले अहिंसा को लेना पड़ेगा। बिना बोले काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? होता है बहुत, प्रत्येक व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, हमारी 5 उंगलियां 5 एक जैसी नहीं होती। एक हो सकता है अहिंसा, तो हम उसको ज्यादा नहीं कह सकते, उनकी जगह पे हम सबको बेकार नहीं कह सकते, और ना ही हम पूरे राष्ट्र को पूरे को हम ये नहीं कह सकते सारा अहिंसा में ही है, और ना ही हम अहिंसा में कहेंगे। कोई बात नहीं, कह रहे हैं ना कि मतलब हम प्यार से कर सकते हैं। तो जो पटवाई बैठा होता है वो कभी चेक करता है आपकी इन्फॉर्मेशन, जब वोटर आईडी कार्ड बनाने जाते हैं अगर आपका एड्रेस गलत होता है वो देखे कि आपका एड्रेस गलत है, वो फिर भी साइन कर देता है। और जब आप वोट डालने जाते हो तब दूसरा इंसान कहता है कि आपका एड्रेस गलत है, आपकी एज गलत है, या फिर आपका ईयर गलत है। तब वहाँ पे जाके इतनी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। बल्कि पटवाई को देखना चाहिए कि हाँ ये सारी चीजें मैंने गलत साइन किए तो ये मेरी गलती, को कभी अपनी गलती नहीं मानता। तो ये सरकारी कामों की तरफ से तो इसके हम उसके अगेंस्ट हो जाए, हाँ थोड़ा सा हो सकते हैं, बिल्कुल विरोधी को जी जी सर विरोधी हो सर, सकते हैं लेकिन फिर लेकिन हम भी वो चीजें हिंसा के थ्रू लेकिन- थोड़ी ना सही कराते हैं, जी करेक्ट। वो चीजें हम हिंसा के थ्रू थोड़ी ना ठीक इनका कराते हैं। मानना है जैसे कि हमें थोड़ी सी हिंसा ऐसा इतने हम ज्यादा सख्त हो जाएं कि वो ये गलत काम ना करे। सर हर नागरिक जागे, अपना राइट ले। ये नहीं है कि मतलब कोई भी आप जब सपोज उसे डर होगा एक पनिशमेंट का तो वो गलत काम नहीं नहीं करेगा। करेगा। ये वाली पॉइंट की बात है कि डर होगा, डर ही नहीं है यहाँ पे, किसी जब चीज वो का डर संविधान नहीं के है। निर्माण किया गया है गलतियों की सजा देने के लिए, तो वो क्या गलत है? वो भी एक अहिंसा है।
सर रूल्स बनाए जाते हैं लेकिन उसमें हिंसा नहीं होती है। रूल्स कोई भी अगर कोई गलती करता है तो उसे सजा देना, ये सब वॉयलेंस ही है। और मुझे एक मूवी में एक डायलॉग याद आ रहा था, उसमें एक मूवी थी मैंने देखी थी, एक अच्छी मूवी है, मैं आपको याद भी करके नाम भी बता देता हूँ, गौतम गोविंदा। उसमें ऐसा हुआ कि शशि कपूर इंस्पेक्टर था, तो जब वो गया जिस एरिया में वहाँ बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार था और उसमें ये उन्होंने कहा था उनका वो जो उसका सीन मतलब उसके जो जान पहचान का रिश्तेदारी था वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता था शशि कपूर लोगों को मारने के लिए। तो उन्होंने कहा कि तुम किसी को मारोगे नहीं और ऐसा नहीं करोगे। तो बोला नहीं मैं तो अगर अपराधी आएगा तो लड़ूंगा। तो बोले कि वो नहीं और तुम नहीं लड़ोगे। तो बोला नहीं अंकल मैं लड़ूंगा। तो बोले अगर तुम लड़ोगे तो मैं तुम्हारे थप्पड़ मारूंगा। तो बोले आप भी हिंसा करेंगे ना? बताओ मुझे रोकने के लिए हिंसा करेंगे। एक पॉइंट बीच में आया तो मैंने आपको बता दिया। तो वैसे आप अपनी लोग जारी रखें जो बीच में बात आई कि बताओ हिंसा को रोकने के लिए मैं अभी यहाँ आकांक्षा की जो बात आई थी उस बात पर मैं कह रहा हूँ जैसे लड़का हिंसा को रोकने के लिए जरूरत पड़ेगी उस बात पर मैंने ये डायलॉग्स बोला। तो मतलब हिंसा को रोकने के लिए आपको लगता है कि होता है। स्वामी विवेकानंद एक बहुत बड़े फिलोसोफर माने जाते हैं। स्वामी विवेकानंद का नाम बहुत स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है जगह जगह। उन्होंने गौतम बुद्ध और ईसा मसीह के सिद्धांतों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि सबसे बड़े फिलोसोफर तो गौतम बुद्ध थे और गौतम बुद्ध ने अहिंसा का रास्ता बनाया है। आप लोगों की तरफ से बोल रहा हूँ। अगर कोई गौतम बुद्ध होता है तो अगली बार जैसा डाकू नहीं होता है। ये पॉइंट मैंने अपने बीच में बात रही कि अगली बार जैसे डाकू को अपनाया जा सकता है। तो बाकी एक पॉइंट जो बीच में आया जो मैंने बात कही वो याद है। बाकी आप लोग जो भी मतलब इसमें है चर्चा अपनी जारी रखें। मैं जानना चाहता हूँ कि आगे क्या बढ़ना चाह रहे हैं। बोले नहीं होता, उसको ऐसे नहीं समझाया जा सकता। यदि अहिंसा को लाना पड़ेगा। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने उनको मारा नहीं था, उन्होंने एक अपनी एक तरकीब निकाली थी जिससे कि वो अंगुलीमाल जो डाकू था चाहते तो वो उसको मार के या किसी तरीके से कर सकते, लेकिन वो अहिंसा वाला सामने वाला अहिंसा वाला था। उन्होंने वो सामने वाला अहिंसा वाला था, उन्होंने अहिंसा अपनाई, अहिंसा से ही उसको सही किया उन्होंने। अगर वो नहीं समझता तो उन्हें वॉयलेंस अपनाना पड़ता। वही तो एक बात हम बता रहे हैं, जब एक व्यक्ति इतना बड़ा डाकू होने के बाद भी समझ सकता है तो ये तो छोटी छोटी बातें जरूरी नहीं समझ सकता है। यही बात किसी का दिमाग एक ही पॉइंट में एक ही टाइम में तो नहीं चलता। क्या बता लिया आपको? मैं किधर की तरफ से नहीं हूँ लेकिन मैं दोनों तरफ से बोलने की बात करता हूँ। हाँ ये हो सकता है, ये वाली बात जैसे भी आकांक्षा ने कही, इस बात या नैन्सी ने कही, ये वाली बात तो हो सकती है। देश में बहुत सारे अंगुलीमाल आज हो गए। पहले वो समय शायद यही था, वो एक गौतम बुद्ध की जरूरत पड़ गई, वरना बहुत सारे गौतम बुद्ध अब वो कम पढ़ने लगे और हम लोगों ने गौतम बुद्ध को दबा दिया है हमारे यहाँ के अंगुलीमालों ने। तो ये वाली बात थोड़ी सी आ जाती है। एक दूसरे व्यवसाय आपकी तरफ से भी बात करूँगा, मैं किधर की तरफ से नहीं हूँ, मैं बीच बीच में जो बोलना चाह रहा हूँ आपको एक बड़ी थोड़ी सी एक हास्य सी घटना सुनाना चाहता हूँ जो बात रहेगी कि ऐसा हुआ कि एक बार एक व्यक्ति था, वो गांधी जी का बहुत बड़ा समर्थक था और वो गांधी जी की किताबें ही पढ़ा करता था। उसने गांधी जी की किताब में एक बार पढ़ा कि कोई अगर तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल आगे कर दो, अगर कोई तुम्हारा कंबल छीन के ले जाए तो उसे अपनी चादर ले जाने से भी मत रोको। उसने सारे वक्तव्य को अपने मन में उतार लिया। एक दिन रास्ते में करीब थोड़ा थोड़ा अंधेरा था, एक रास्ते में कुछ लुटेरे कुछ उसके विरोधी जो थे वो मिल गए। तो जब विरोधी मिल गए तो उनसे बात हो रही थी। उसने उस विरोधी ने जो था उस आदमी के जो गांधीवादी था उसे गाल पे थप्पड़ मार दिया। बोला मैंने गांधी जी की किताब पढ़ी है, सामने बोला मैंने गांधी जी की किताब पढ़ी है और गांधी जी ने कहा है अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। उसने दूसरा गाल आगे कर दिया, उस आदमी ने दूसरे गाल पर भी थप्पड़ मार दिया। हाँ यार बोला कि अब क्या करूं, गांधी जी ने ये नहीं लिखा कि जब दूसरे गाल पे भी थप्पड़ मार दे तब क्या करूं। अब सोच में पड़ गया यार मैं अब क्या करूं, मैंने यहाँ तक तो किताब में पढ़ा था लेकिन इसके आगे नहीं पढ़ा था, अब क्या करूं। उसे बोला रुक, मैंने यहाँ तक तो पढ़ा है गांधी जी की किताब में, इसके बाद नहीं पढ़ा है, तू यही रुक
मैं पहले घर पे जाऊं और गांधी जी की किताब पढ़ कर आऊं और फिर मैं लौट के आके बताऊंगा कि मुझे करना क्या है। वो बोला ठीक है। वो घर का गया दौड़ा दौड़ा, किताबें छानी होंगी जो भी हुआ, और थोड़ी देर बाद लौट कर आया। और लौट कर आने के बाद उसने वो जो विरोधी जिसने थप्पड़ मारा था उसका एक मारा खींची। अच्छा, विरोधी जानता था इसलिए उसने थप्पड़ मारा था, क्योंकि उसने कहा था कि ये तो मुझे तो मारेगा नहीं क्योंकि गांधीवादी व्यक्ति है। तो उसने जो था जब भी उसके लौट के थप्पड़ पड़ गया तो वो बोल पड़ा, नहीं तू तो गांधीवादी है, तूने लौट के क्यों मारा? गांधी जी ने तो कभी नहीं कहा कि लौट के मारो। बोले यार वो मैं बहुत जल्दी में था, मैं इस सवाल का जवाब जानना चाहता था कि अगर दूसरे गाल पे थप्पड़ कोई मारे तो क्या करे। मैंने घर पे गांधी जी की किताबें सब में छाना और मुझे कहीं भी नहीं मिला कि ऐसा क्या हुआ, और जल्दबाजी में मैंने भगत सिंह की किताब पढ़ ली। गांधी जी की इतनी किताबें मिलती नहीं, मैं भगत सिंह की पढ़ आया और उसी का नतीजा है। कहने का मतलब ये कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा अहिंसावादी हो जाते हैं तो लोग हमारा फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। जैसे उस गुंडे ने उठाने की कोशिश करी कि ये गांधीवादी है, ये तो मारेगा नहीं तो दूसरे पर भी मार दो। तो कई पॉइंट ये भी होते हैं। खैर ने बताया कि अगर हम कमजोर पड़ेंगे, हम नॉन वॉयलेंस दिखाएंगे तो कोई हमें वॉयलेंस दिखाएगा, तो इसलिए भी हमें वॉयलेंस दिखाना पड़ेगा। सर लेकिन पहले अहिंसा दिखाकर हिंसा दिखाई जाती है बाद में। हमने अहिंसा दिखाई, हमें क्या नतीजा मिला? नहीं लेकिन अहिंसा पहले दिखाती है। यहाँ पर आपका पॉइंट लेने चाहूंगा मैं, जैसे कि आपने कहा प्रत्येक व्यक्ति ऐसा नहीं होता, प्रत्येक व्यक्ति ऐसा क्यों हो सकता है भाई? वो भी तो सही हो सकता है, प्यार से मान जाता। हो सकता है कि वो पहले प्यार से मान जाता। आपने भी कहा था ना कि सब व्यक्ति एक जैसा नहीं होते। अब आप बताइए कि सब व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, यानी कि सब हिंसा में नहीं होंगे, अहिंसा में भी तो सही हो सकता है। अहिंसा में भी नहीं होंगे, अगर हिंसा में नहीं होंगे तो ये बात। लेकिन हम उन्हें चेक कैसे करेंगे अहिंसा दिखाकर? सबसे पहले हम अहिंसा दिखाएंगे, उसके बाद अभी तो हम उसे चेक करेंगे कि वो अहिंसावादी है। वेट जस्ट अ मिनट, हम कहीं अपने पॉइंट से कहीं जा रहे हैं दूर। हमारा मतलब ये नहीं है कि हम पहले अहिंसा या पहले हिंसा दिखा रहे हैं। क्या राष्ट्र के निर्माण में हिंसा जरूरी पड़ेगी या अहिंसा से काम चलेगा? जैसे बात है कि क्या केवल अहिंसा से राष्ट्र का विकास, निर्माण या महान हो सकता है, या हमें हिंसा की जरूरत पड़ेगी? जैसे कि हमारी बात हो रही थी कि ईसा मसीह ने कहा कि वही कि अगर कोई आपका कंबल ले जाए तो आप उसको चादर ले जाने से मत छीनो। उसको इतना पीटा गया और उसके बाद भी उन्होंने कहा कि नहीं, इन्हें क्षमा कर देना, ये नादान है। तो क्या ऐसे इन बातों से मैं और क्लियर कर दूं इस बात को, क्या इन बातों से राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, राष्ट्र का डेवलपमेंट हो सकता है, कोई राष्ट्र महान हो सकता है? अब बोले। देखिए, अगर मैं अपने एक मुद्दा रखूं, अगर आप हिंसावादी चलेंगे तो मुझे नहीं लगता देश आगे जा पाएगा। ये एग्जांपल देना चाहूंगा, मान लीजिए कि एक फैमिली है, उसमें छोटा बच्चा है, वो छोटा बच्चा किसी कुत्ते के पत्थर मारता है, उसके पापा देखते हैं और छोटे बच्चे के मुंह पे 2 खींचते हैं, कहते बेटा ये आइंदा मत करना वरना तुझे मारूंगा। वो डर जाता है। उसने ये नहीं बताया उनके पापा ने कि क्यों गलत ये मारूं। वो डर गया कि पापा जब देखेंगे तो यार मैं आप कभी नहीं मारूंगा, जब पापा नहीं होंगे तब मारूंगा। पापा जाते तो वो मारते थे, पापा आते तो शांत होकर बैठ जाते। एक बार पापा ने फिर देख लिया, पापा ने फिर मारा, लगातार मारते रहे, लेकिन बच्चा वो सुधरा नहीं, क्योंकि उसे ये नहीं पता था क्यों मना कर रहा है। अगर उसे इससे समझाया जाता कि बेटा अगर तुम उसके पत्थर मारोगे उसके चोट लगेगी, उसके अंदर भी जान है, तो अगर अहिंसा का रास्ता उसे दिखाया जाता तो हो सकता है शायद वो समझता, और समझते भी हैं तो वो नहीं मारता, क्योंकि उसे पता होता है ये भी एक शरीर है। लेकिन उसके पापा ने हिंसा दिखाई और वो बच्चा नहीं सुधरा। उसे अहिंसावादी अगर दिखाया तो शायद वो सुधर। हो सकता है कि वो पापा के कहने के बाद भी नहीं मारता। हाँ, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान आ जाता, वो समझ जाता है यार, पता चल जाता कि उसके मारने से ऐसा होता है। उसे ये नहीं पता था, उसे ये पता था कि पापा डांटेंगे मुझे। तो केवल मारने या पीटने से ऐसा नहीं कुछ सुधर जाए। हाँ, मारने पीटने से इंसान थोड़ी देर के लिए या थोड़े दिनों के लिए सुधर सकता है, लेकिन अगर आप आगे तक के लिए सुधर जाता। जैसे ISI को इतने प्यार से कई बार समझाया जाता है, जी बिल्कुल, लेकिन क्या समझ में आया उनके? नहीं। तो फिर आप क्या करेंगे उनके लिए? तो समझ में नहीं आया तो फिर क्या करेंगे आप? मतलब कहने का मतलब फ्रांस अब हमले कर रहा है तो ISI खत्म हो रहा है, तो ऐसे अहिंसा तो नहीं मान ली। कहने का मतलब फ्रांस का साथ इंडिया भी दे, क्योंकि ये खत्म करना बहुत जरूरी है, हर देश के लिए जरूरी है, और लोग आजाद नहीं घूम पाएंगे। फिर से वही सिचुएशन आ जाएगी जो हमारी 1947 से पहले थी। इसलिए अगर वो सिचुएशन नहीं लानी है तो हमें त्यागनी पड़ेगी, हिंसा लानी पड़ेगी। हिंसा लानी पड़ेगी तो 1947 से देश आजाद हुआ है, उससे पहले का समय आएगा। दोनों जैसे जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय का समय आ जाएगा,
लोग आपस में लड़ेंगे, लड़ने के बाद में आजकल क्या है, इतनी हिंसा नहीं चल रही है, सामने वालों को समझा रहे हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, सामने वालों से बात कर रहे हैं, उनसे प्यार से बात कर रहे हैं, चाहे तो वो अब भी इधर से काफी बारूद या वो करके लड़ जाएंगे, और लड़के आतंकी हमले उससे खत्म हो गए, हो जाएंगे। किसी चीज की शुरुआत होती है तो एकदम रिजल्ट नहीं आता, समय लगता है, ये समय लगता है, और जितने भी पुराने इतिहास हुए हैं उनका परिणाम बताता है कि कैसे कैसे सारा किया हुआ है। हमारे कितने सालों से इसका क्यों अभी तक रिजल्ट नहीं आया? कितने साल हो गए इंडिया को आजाद हुए और कितने सालों से होते जा रहे हैं? हो सकता है जो करने वाला है हमारा पीएम हो या कोई भी व्यक्ति है, तो वो हो सकता है सही नहीं घूमने का नहीं है, मुद्दा आइंदा हिंसा का है। जी सही बता हम पीएम की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। पीएम ऑर्डर दे चाहे पीएम ऑर्डर ना दे, ऑर्डर देने की बात देखिए, जी प्रत्येक व्यक्ति अपने लेवल से काम करता है, हो सकता है वो आपकी तरह एक, मैं मानता हूँ अहिंसा बेकार है, इसलिए आपकी तरह व्यक्ति हो अभी सकता तो है लोग ये कहते जा रहे हिंसा हैं वाला कि जी बताइए। पीएम मोदी घूम रहे हैं, ये बेकार के काम है उनके, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि कांग्रेस में जब राजीव गांधी थे वो भी बहुत सारी जगह गए, वो भी ब्रिटेन गए, वो भी बाहर गए, तो उन्होंने भी बहुत सारी चीजें करी हैं, करी घूमे, और सारे मतलब मुख्यमंत्री और प्रेसिडेंट वगैरह जो थे उनसे अपने स्वभाव को अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया। तो मोदी जी भी वही कर रहे हैं। अब अभी भी नहीं आया, कोई मोदी जी आ जाता है। देखिए दो व्यक्ति होते हैं, जैसे कि आप हैं, आप हिंसा को सपोर्ट कर रहे हैं, हम अहिंसा को, दो व्यक्ति हो सकते हैं, हो सकता है पहले वाला अहिंसा में ज्यादा बिलीव रखता हो, वो बिलीव रखता हो, या फिर ये हो सकता है पहले वाला हिंसा में रखता हो और अगर हिंसा में, तो प्रत्येक का रिजल्ट अभी नहीं आता। राजीव गांधी को कितना समय हो गया और मोदी जी को बने हुए कितना समय हो गया, हो सकता है। देखिए मैंने ये बताया कि वो भी गए थे, तो उन पे किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया, तो इन पे भी कोई पॉइंट आउट नहीं कर सकता है। ये आवश्यक नहीं है, उस समय हो सकता है कि जिसके पास गए थे वो हो सकता है वो अब तक नहीं रहा है ना, समय बदल गया है, समय बदल गया है, इंसान बदल गए हैं। हम अपने पॉइंट से पहले तो भटक रहे हैं। एक जो मैं बात बताऊंगा वो ये कहना चाहूंगा कि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि आखिर जब एक महान कोई राष्ट्र महान हो जाता है या उसका विकास होता है, जो भी विकसित देश हुए विकासशील देशों से, क्या हिंसावादी नीतियों के कारण हो पाए हैं या अहिंसावादी नीतियों के कारण? देखिए ये एक मेन पॉइंट है। मुझे एक अहिंसावादी जो मैटर चल रहा है उसको मुझे बताइएगा अरविंद जी, ये जो कश्मीरी मुद्दा, कश्मीर का जो मुद्दा है, आज तक उस पर केवल बात ही चल रही है, मतलब कि हिंसा से अभी तक बात हो रही है, क्या कोई रिजल्ट कश्मीर का दिखा नहीं, मतलब अहिंसा से अहिंसा से बात हो रही है, तो कोई मुद्दा अभी तक निकला है कश्मीर का? ठीक है, आपने बताया, अगर हम हिंसा से अभी नहीं निकला, ये समय आगे तक चलता रहेगा, कोई मुद्दा नहीं निकला, क्या आपको लगता है कि हिंसा करेंगे तो सामने वाला बैठ जाएगा, वो हिंसा नहीं करेगा? जी, जब तक अहिंसा से नहीं निकला तो एक बार क्या पता हिंसा से निकल जाए, क्योंकि हिंसा से बहुत से मुद्दे सॉल्व हुए हैं। उसमें ये भी हो सकता है आपका, मे भी हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, लेकिन उसमें सियोरिटी नहीं है। यहाँ पर चल रहा है, समय चल रहा है, देखिए सियोरिटी तो अहिंसा में भी नहीं है, कहने का मतलब है। ये बात बताइए, अहिंसा चल रही है, क्या हिंसा हो रही है? इससे हिंसा हो रही है, रिजल्ट क्या आ रहा है बताइए। देखिए रिजल्ट आप देखिएगा ना, आईएस को इतनी बार समझाया गया, वो नहीं माना, लेकिन अब जब हमले होना स्टार्ट होना तो आईएस चीजें खत्म होते जा रहा है धीरे धीरे। तो हिंसावादी जी आज देखिएगा चीन बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वहाँ पे शासन ऐसा चलता है, बहुत सख्त कानून है जी। किसका पकड़े जाने के बाद क्या हुआ? किसका पकड़े जाने के बाद? आतंकवादी। तो धीरे धीरे आईएस को खत्म किया जा रहा है हिंसावादी नीति से। अहिंसावादी से कोई नहीं समझ रहा है, मुद्दा है ये। तो हिंसावादी नीति देश को आगे ले जाने में कारगर है, जैसा कि पॉइंट कर रहा था, बाकी आप लोग जैसे कर रहे हैं। तो मुझे बहुत से पॉइंट जो लगे मैंने आपको बताया। यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा, यहाँ बीच में मेरी बात याद आई है, मैं किसी की तरफ से नहीं हूँ, लेकिन एक बात बोल रहा हूँ। बिस्मार्क, पता नहीं शायद आप लोग जानते हैं नहीं जानते, बिस्मार्क, मैं उसे महान लोगों में कहूँगा। बिस्मार्क एक महान व्यक्ति था, उसने जर्मनी का एकीकरण किया, जर्मनी के एकीकरण में उसका हाथ रहा है बहुत बड़ा, और जर्मनी को उसने ही बनाया है, और जर्मनी की जितनी भी बड़ी शक्ति है उसमें बिस्मार्क का हाथ रहा है, हम उसे मानते हैं। जर्मनी का एक स्टेटमेंट मैं आपको जो बोलता हूँ, जो बिस्मार्क ने जब जर्मनी का एकीकरण हुआ और शक्ति उसके हाथ में रही, और उसके बाद जो उसने स्टेटमेंट दिया, उसने एक बात कही थी कि जब बड़े बड़े राष्ट्रों के फैसले होते हैं तो वो बातचीत से नहीं, तलवारों के बल पर सुलझाए जाते हैं।
और शायद उसने उसी बलबूते पर सुलझाया भी था। मैं यह समर्थन लोगों को एक इधर से समर्थन नहीं कर रहा हूँ, वाले लोग खुश हो रहे हैं खुश हो रहे हैं। लेकिन एक बात जो बात थी वो मैंने आप लोगों के सामने रखी, वो एक मुद्दा था। हाँ, बाकी आप देखें कि इस पर क्या इसकी क्या बिस्मार्क की बात से सहमत हैं? जैसे कि सर अब हम अपनी सीमा पर अगर अपने सैनिक हटा दें तो क्या वो लोग हिंसा छोड़ देंगे? हम अपनी वो तो अटैक करेंगे, वो अटैक करेंगे तो हम क्या हिंसा से उसे कर सकते हैं? और हमारे सैनिक ऐसे तो है नहीं कि बस ऑर्डर दे दिया खड़े रहना है, तो खड़े थोड़ा रहेंगे, वो उन्हें यूज करना पड़ेंगे अपने उन्होंने हिंसा अपनानी ही पड़ेगी। हाल ही में कल ही शायद बताया गया, अमेरिका ने ऐसी एक टेक्निक इन्वेंट की है जिससे कि मतलब आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि कोई इंसान मतलब जैसे बॉर्डर पे सैनिक खड़े होते हैं वो शूट करे या जो भी है। उन्होंने एक बस टाइप की तैयार की है, सॉरी ट्रक टाइप का, उसमें मतलब राइफल्स भी चलेंगी खुद और खुद ही बॉम्ब शूट होंगे, खुद ही मतलब मिसाइल्स भी जाएंगे। सो वो बहुत अच्छी बात है कि अमेरिका के साइंटिस्ट ने इतना दिमाग यूज किया और ऐसी चीजें बनाई। उन्होंने ये कहा कि लोग हम मारेंगे लेकिन मरेंगे नहीं। सो दैट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट थिंग कि मतलब उन्होंने अपने आदमियों के बारे में सोचा, अपनी मिलिट्री के बारे में सोचा। यहाँ पे कौन सोचता है? इंडिया में कोई नहीं सोचता। हमारे सैनिक मर रहे हैं, पड़े हुए हैं दूसरी जगह में, सीमा में पड़े हुए हैं। अब बताइए कितने सालों बाद वो सीमा से लौट के आ रहा है, फिर उसे पुरस्कार दे रहे हैं, फिर उसे जो भी कुछ दे रहे हैं। तो ये कोई वे नहीं हुआ ना कि आप मतलब मिलिट्री बात को समझिए। जैसा सर अब हमारे देश में जब कोई लड़कर आता है उसे पुरस्कार वगैरह देते हैं, मेडल देते हैं, तो वो उसकी उस पे ही देते हैं, वायलेंस पे, ना कि नॉन वायलेंस पे। वो उस देश के लिए अच्छा है इसलिए उसको पुरस्कार दे रहे हैं। हिंसा करनी पड़े हिंसा करने के बाद उसे पुरस्कार दिया जा रहा है, यानी वो अच्छा है देश के लिए। पुरस्कार नहीं दिया जा रहा, उसे हिंसा करने का पुरस्कार दिया जा रहा है। उसे शूट करना है तो करना है, उसे मिसाइल फेंकनी है तो फेंकनी है, दूसरे को मारना है तो मारना है। चलिए बात था यहाँ दोनों तरफ से बहुत अच्छा रहा। और मैं एक बार नैन्सी ने भी एक जानकारी दी थी शायद अमेरिका के उधर से, मैं पॉइंट पर नहीं तो उसकी जानकारी के लिए एक बार तालियां। जी, बहुत बढ़िया जानकारी, नई जानकारी थी जो हमारे बीच आई अपडेट किया है। तो हाँ अपडेट किया था हम लोगों को। बाकी मैं जो भी यहाँ घटना रही, जो भी बात रही, दोनों लोग अपनी अपनी बात मानने को तैयार नहीं थे। तो लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा हमारी परिस्थितियाँ हैं, हमारी परिस्थितियाँ होती हैं। जिस समय ईसा मसीह ने अहिंसावादी नीति अपनाई, हम उन्हें गलत नहीं कह सकते, वो परिस्थितियाँ थी शायद कि वो उस समय उन्होंने अपनाई। और क्योंकि वो वहाँ से अगर वो हिंसावादी बातें करते तो शायद हो सकता है हेरोद जैसे ही लोग हो जाते हैं, वो उसको ख़त्म करना चाहते हैं इस तरह से। लेकिन जो यहाँ पर बात आती है सुभाष चंद्र बोस की या इनकी वायलेंस की, वो इसलिए आई कि यहाँ पर शायद हम उसके बिना नहीं रह सकते थे और हमें वायलेंट होना जरूरी पड़ गया। तो हमारी परिस्थितियाँ हैं क्या हैं, हम किस समय वायलेंट हो जाएं और किस समय नॉन वायलेंस हो जाएं, ये हमारे ऊपर परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। इसी के साथ मैं खत्म करता हूँ आज का मुद्दा जीडी। और अगले जीडी के लिए हम आज ही के दिन, आज ही के समय मिलेंगे। अगला हमारा मुद्दा होगा कि सन 2015 की, हमारा ये लास्ट अभी संडे होगा, सन 2015 की उपलब्धियां क्या थी और सन 2016 की नीतियां क्या होनी चाहिए। हाँ, सन 2015 की उपलब्धियां क्या थी और सन 2016 में क्या नई नीतियां होनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। इसी के साथ ये जीडी का मुद्दा, आई होप सो आपको ये प्रोग्राम सभी को पसंद आया। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और साथ ही साथ गुड बाय। अगले जीडी के लिए रहिए तैयार। ओके, गुड बाय, बाय बाय।